स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम आपके घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत दो प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। आपके दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि रेगुलर बेसिस पर आप पूछते हैं। पहला ये कि क्या घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए कोई सीमा अवधि है, मतलब कि क्या कोई घटना जो घटित हुई बताई जा रही है वो आज से 4 साल 5 साल पहले की बताई जा रही है और अब उस पर दावा दाखिल किया जा रहा है, तो क्या ऐसा जो दावा है वो चलने योग्य है, उस पर कार्यवाही कोर्ट कर सकती है, क्या वो मेंटेनेबल है या नहीं है। इस वही आपका ये पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन आपका इसी से संबंधित है, घरेलू हिंसा अधिनियम से ही संबंधित है, जिसमें है आपके द्वारा पूछा जाता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत क्या पनिशमेंट दी जा सकती है, या अगर पार्टी हाजिर नहीं हो रही है तो क्या उसके खिलाफ NPW जारी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता न्यायालय के द्वारा। तो ये आज के आपके दो क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। पहला हमारा क्वेश्चन कि क्या इसमें कोई सीमा अवधि का निर्धारण किया गया है। इसके लिए हमारे पास हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो निर्णय हैं जिनका रेफरेंस हम लेते हुए इसके बारे में हम बात करेंगे। पहला है हमारा अखिलेश कुमार सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी और दूसरा हमारा है संतोष कुमार यादव बनाम स्टेट ऑफ यूपी का। ये जो दो निर्णय हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, इसमें घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत जो इसकी धारा 12 है उसके अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए विशिष्ट सीमा प्रदान किए जाने के अभाव में किसी भी समय शिकायत दर्ज की जा सकती है, इस बात का जिक्र किया गया है। तो ये क्यों और कैसे और कब ऐसा होगा कि अगर कोई ऐसी घटना है जो बहुत पहले की कारित हुई है और उस पर आज अगर शिकायत दर्ज की जा रही है तो कब उस पर संज्ञान लेने से न्यायालय मना कर सकती है, इसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको दो केस लॉ जो हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। अब दूसरा हमारा इस पर ही आती है बात कि घरेलू हिंसा अधिनियम के ऊपर कौन सा एक्ट लागू होता है, मतलब अगर कहीं पर घरेलू हिंसा अधिनियम चुप है तो वहां पर किस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। तो इसके लिए हम देखते हैं कि इसी में इसकी जो धारा 28 है वो कहती है कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 के तहत सभी कार्यवाहियां दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत नियंत्रित की जाएंगी, जो कि अब हमारा BNSS हो गया है तो उसके अंतर्गत ये नियंत्रित की जाएंगी। तो अगर CRPC लागू हो रही है तो सीमा अवधि क्यों नहीं लागू हो रही है, ये भी एक प्रश्न उठता है कि अगर CRPC लागू हो रही है, क्योंकि CRPC में लिमिटेशन पीरियड की बात बताई गई है, तो फिर हमारा सीमा अवधि यहाँ क्यों नहीं लागू हो रही है। इसके लिए फिर हम जाते हैं इसी अधिनियम की, जो हमारा घरेलू हिंसा अधिनियम है, इसकी धारा 29 में हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर ये अधिनियम क्या कहता है कि धारा 29 अधिनियम के तहत पारित आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 30 दिनों की समय सीमा प्रदान की गई है, जबकि DV अधिनियम की धारा 12 के तहत आवेदन दाखिल करने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। मतलब ये साफ कह रहा है, इसकी जो धारा 29 है वो साफ कह रही है कि अगर घरेलू हिंसा अधिनियम में कोई आदेश पारित हो गया है तो उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। वो अपील हमारी कहाँ की जाएगी, वो अपील हमारी की जाएगी 30 दिनों के अंदर। और दावा अगर दाखिल करने की हम बात करते हैं तो कोई भी दावा सीमा अवधि से कहीं भी बाध्य नहीं है, मतलब सीमा अवधि की बात दावा दाखिल करते समय तो नहीं की जा रही है, लेकिन कोई आदेश पारित हो जा रहा है तो उसमें अपील के लिए 30 दिनों की बात कही जा रही है। ये हमारा घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 29 कह रही है। तो जब घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 29 इस बात का जिक्र कर रही है, इसी वजह से CRPC में जो प्रावधान है लिमिटेशन का वो यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है। लेकिन अभी भी मजिस्ट्रेट को ये पावर दी गई है कि अगर वो चाहें तो वो मामले को देखते हुए अगर लगता है कि ये मामला बहुत पहले का था और इस पर इस समय कार्यवाही नहीं की जा सकती तो वो उस पर कार्यवाही को खत्म कर सकते हैं, या मजिस्ट्रेट अगर चाहें तो उस पर संज्ञान नहीं लेंगे। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत जो दावा दाखिल हो रहा है उसे खारिज किया जा सकता है इस आधार पर कि ये जो घटना बताई जा रही है बहुत पहले की है। तो यहाँ पर क्या काम कर रहा है, यहाँ पर मजिस्ट्रेट के पास ये शक्ति दी गई है कि वो इस पर संज्ञान लें। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इस पर
सुना जाना चाहिए तो वो सुनेंगे। अगर लगता है कि ये खारिज किए जाने योग्य है दावा तो वो खारिज कर देंगे इस आधार पर कि इस पर समय सीमा अवधि लागू की जाएगी। लेकिन इसमें एक्ट में साफ साफ ये बताया गया है कि कोई भी समय सीमा ऐसा नहीं है कि घटना 3 साल पहले की होनी चाहिए, 2 साल पहले की होनी चाहिए, 4 साल, या इस तरह की किसी भी अवधि का निर्धारण नहीं किया गया है। तो ऐसे में सीमा अधिनियम की धारा जो 137 है वो यहाँ पर प्रभावी हो जाएगी। अगर मजिस्ट्रेट को लगेगा कि ये दावा खारिज किए जाने योग्य है तो सीमा अधिनियम की धारा जो है 137 वो यहाँ पर प्रभावी हो जाएगी। तो ये हमारा आपके पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया कि क्या कोई सीमा अवधि निर्धारित की गई है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब देखिए इसमें आपको दो चीजें आपको एकदम क्लियर हो चुकी हैं कि अगर अपील में जाना है तो कितने दिनों की अवधि है, 30 दिनों की। कौन कह रहा है? धारा 29 कह रही है। लेकिन सीमा अवधि की अगर हम बात करते हैं दावा दाखिल करने के लिए तो कोई भी अवधि इसमें निर्धारित नहीं की गई है। दूसरी बात, अधिनियम की जो धारा 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23 है उस पर किसके प्रावधान लागू होंगे? तो सीआरपीसी के प्रावधान लागू होंगे। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जो घरेलू हिंसा अधिनियम है ये ना तो पूरी तरीके से सिविल प्रकृति का है और ना ही आपराधिक प्रवृत्ति का है, लेकिन इसको सिविल माना जाता है। ये सिविल प्रकृति का इसको माना जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये ना ही पूरी तरीके से सिविल प्रकृति का है ना ही आपराधिक प्रकृति का है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता एक और है कि क्या कितनी पनिशमेंट दी जा सकती है। दूसरी बात कि अगर पार्टी नहीं आ रही है तो क्या एनबीडब्ल्यू जो है वो जारी किया जा सकता है पार्टी के खिलाफ, मतलब उसे बुलाया जा सकता है एनबीडब्ल्यू के माध्यम से। जैसा कि हम आपराधिक मामलों में देखते हैं कि जब पार्टी नहीं आती है तो बीडब्ल्यू होता है, बीडब्ल्यू के बाद एनबीडब्ल्यू जारी की सम्मन बीडब्ल्यू, बीडब्ल्यू के बाद एनबीडब्ल्यू जारी किया जाता है। तो क्या ऐसे भी प्रावधान हमारे घरेलू हिंसा अधिनियम में भी लागू होते हैं या नहीं होते हैं? तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि घरेलू हिंसा अधिनियम में मजिस्ट्रेट के पास ये पावर नहीं है कि वो एनबीडब्ल्यू जारी करे, गैर जमानती वारंट जारी करने का अधिकार जो है वो मजिस्ट्रेट के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रकृति है वो आपराधिक नहीं है, सिविल है। यह स्थापित कानून है कि डीवी अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही आपराधिक प्रवृत्ति की नहीं है बल्कि अनिवार्य रूप से सिविल प्रकृति की है, जिसमें मजिस्ट्रेट से अपेक्षा नहीं की जाती कि वह गिरफ्तारी वारंट जैसी बलपूर्वक प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रतिवादी की उपस्थिति सुनिश्चित करे। तो अगर वो गैर जमानती वारंट नहीं जारी करेगा, अगर जो जमानती वारंट अगर वो नहीं जारी कर रहे मजिस्ट्रेट जो हैं, तो वो किस तरीके से इसमें कार्यवाही आगे चलेगी। मान लेते हैं कि पार्टी नहीं आ रही, और अक्सर मामलों में ऐसा ही होता है घरेलू हिंसा अधिनियम में कि पार्टी नहीं आती है, तो फिर कैसे? तो इसमें क्या है कि अगर ट्रायल कोर्ट को लगता है कि जो पार्टी है, जो प्रतिवादी है, वो सम्मन का जवाब नहीं दे रहे हैं तो उन पर एक पक्षी कार्यवाही की जा सकती है। लेकिन किसी भी मामले में विद्वान ट्रायल कोर्ट को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अधिकार नहीं है। मतलब एक पक्षी कार्यवाही तो आप कर सकते हैं लेकिन गिरफ्तारी वारंट आप जारी नहीं कर सकते। तो इसमें मजिस्ट्रेट के पास क्या शक्तियां हैं, इसकी भी बात कर लेते हैं कि घरेलू हिंसा अधिनियम में मजिस्ट्रेट के पास क्या शक्तियां हैं। तो मजिस्ट्रेट के पास आदेश वापस लेने का अधिकार है। ये कहता है, ये जो अधिनियम है ये कहता है कि यह स्थापित कानून है कि डीवी अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही में मजिस्ट्रेट को अपने आदेश को वापस लेने और प्रतिवादी के खिलाफ कार्यवाही बंद करने का अधिकार है। कार्यवाही बंद करना और आदेश को वापस लेना, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक पक्षी कार्यवाही शुरू कर दी गई है, क्योंकि सम्मन का जवाब जो पार्टी है, जो प्रतिवादी है, वो सम्मन का जवाब नहीं दे रहे थे, तो एक पक्षी कार्यवाही शुरू कर दी गई। अब जब उस पार्टी को ये पता चला कि एक्स पार्टी हो गया है, तो वो पार्टी क्या करती है, अगली डेट पर न्यायालय में हाजिर हो जाती है और न्यायालय में हाजिर होकर के अपनी एक रिकॉल की एप्लीकेशन लगा देती है। रिकॉल की एप्लीकेशन का मतलब है कि वो उसमें कुछ कारण देती है कि उसे जानकारी नहीं थी मामले की, इस वजह से वो उपस्थित नहीं हो सका। तो मामले में एक पक्षी कार्यवाही को निरस्त करते हुए आगे की प्रक्रिया उसमें शुरू की जाए और दावे की कॉपी उसे रिसीव कराई जाए। तो इसका मतलब होता है, और यहाँ पर क्या है कि मजिस्ट्रेट रिकॉल एप्लीकेशन उसकी मान भी लेते हैं और साथ ही साथ जो एक पक्षी कार्यवाही आपकी स्टार्ट की जा चुकी थी उसको वहाँ पर निरस्त कर दिया जाता है। तो ये बताता है कि मजिस्ट्रेट जो ट्रायल कोर्ट है उनके पास ये पावर है कि वो आदेश को वापस ले सकते हैं और साथ ही साथ कार्यवाही को
बंद भी कर सकते हैं, ये उनके पास शक्ति है। अब दूसरी बात हमारी आती है कि इसमें पनिशमेंट क्या है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो डीवी एक्ट है, जो हमारा घरेलू हिंसा अधिनियम है, ये एक लाभकारी उपचार प्रदान करता है, न कि दंडात्मक। लाभकारी उपचार का मतलब क्या होता है कि इसमें आपको रेमेडीज दिलाई जाती हैं, जैसे आपको निवास का अधिकार दिलाया जाता है, आपको अंतरिम भरण पोषण का अधिकार दिलाया जाता है, बच्चों के लिए सुरक्षा मांगी जाती है, और इस तरह की सारी चीजें इसमें क्या है कि आपको एक रेमेडी के रूप में दिलाई जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं पनिशमेंट की, तो पनिशमेंट का इसमें कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपको ये लगता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम का दावा हमारा दाखिल हुआ है, अब जो पार्टी है उसे पनिश किया जाएगा, उसे किस तरह की सजा सुनाई जाएगी, तो इसमें ऐसा नहीं होता। ये लाभकारी उपचार आपको प्रदान करता है, लेकिन इसमें दंडात्मक उपचार की बात कहीं नहीं कही गई है। तो ये हमारा आज का वीडियो हो गया आपके लिए कि किस तरीके से इसमें सीमा अवधि की बात की जाती है घरेलू हिंसा अधिनियम में, और दूसरी बात है कि इसमें क्या ट्रायल कोर्ट जमानती वारंट जारी कर सकती है, या अगर पार्टी नहीं आ रही है तो इसमें किस तरीके से प्रक्रिया की जाएगी। और दूसरी चीज है साथ ही साथ कि अगर एक्स पार्टी हो गया है तो एक्स पार्टी को निरस्त करने का भी जो शक्ति है, जो पावर है, वो हमारी ट्रायल कोर्ट के पास सुनिश्चित है घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत। तो इसके अलावा अगर आपको इससे संबंधित कोई और जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उस पर भी आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा। साथ ही में अगर आपका कोई भी किसी भी धारा से संबंधित या आपका कोई भी ऐसा केस चल रहा है जिससे संबंधित आपको जानकारी चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको उसका जवाब दिया जाए या उस पर वीडियो बना करके दिया जाए, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा। या अगर कमेंट के माध्यम से उसका जवाब दिया जा सकता होगा तो उसका जवाब आपको दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं अपनी किसी मामले से संबंधित हमसे सलाह के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको पूरी डिटेल मिलेगी कैसे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उस पर भी आपको वीडियो जल्द से जल्द बना करके जरूर दिया जाएगा। धन्यवाद।